हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। आप सभी को पता है हम इस सेशन में डेली जुड़ते हैं अपने टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। चाहे आपका वो कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी का, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो, कोई पुलिस का एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम्स हैं, जहां पर भी आपकी रीजनिंग पूछी जाती है और रीजनिंग का जो कंप्लीट सिलेबस है, हम इन सेशन में वन बाय वन करके एक एक करके सभी सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, सभी टॉपिक को कंप्लीट किया जा रहा है। और आप सभी ने देखा भी होगा कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ उन टॉपिक से आपने सीख के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। आपका वहां पर रिस्पॉन्स भी बहुत पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए हम और इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे एक एक करके टॉपिक। ठीक इसी तरीके से हम अपने कैलेंडर के आज डे नंबर 4 पे कनेक्टेड है। इससे पहले हमने कैलेंडर का 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जहां पर हमने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी हैं। आज भी थोड़ा सा पार्ट रह रहा है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। आज हमारा ओवरऑल कैलेंडर का पार्ट, कैलेंडर चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और जहां से इसे सीखने के बाद अब आप अपने एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को शेयर भी कर देना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे सभी सेशन के साथ टाइम से जुड़ सके और यहाँ से सीख के आप अपने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले सकें। अगर आपको हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होना है, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, आपका व्हाट्सएप चैनल हो, थ्रेड हो, कोई सा भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो इन सब पे आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप वहां से जाके क्लिक करके एक ही क्लिक में आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें इनिशिएट कैसे करना है, और इस चीज के लिए मतलब आपको सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट करना है, आपको कब मॉक लगाने स्टार्ट करने हैं, आपका वीक जोन जो है उस पर कैसे काम करना है, स्ट्रॉन्ग जोन को कितना टाइम देना है, अगर इन सब की आप कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट काउंसलिंग की अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। कॉलिंग के लिए आपके सामने नंबर है 7272824365। अगर इस नंबर पे आप कॉल करते हैं तो भी आप अपनी कंप्लीट गाइडेंस पा सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम या प्रैक्टिस करते टाइम कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आता है, तो आप इसको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट करके वहां पर आप अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.muft.shiksha। वहां पर आपको 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट क्लियर किए जाते हैं, तो आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डाउट वहां पर मेंशन करेंगे, आपको बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स के लिए भी आप फ्रीली वहां पर भी कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट को वहां पर भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, इसी के साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैक्सिमम शेयर कर दे, इस वीडियो के लिंक को भी मैक्सिमम शेयर कर दे, ताकि ये वीडियो की रीच उन पर्सन तक पहुंच पाए, उन एस्पिरेंट तक पहुंच पाए जो एजुकेशन की हाई कॉस्ट को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वो है कि उन बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाना है जो ज्यादा फीस नहीं पे कर पाते हैं। हम तो आपसे एक सिंगल कॉइन के भी डिमांड नहीं करते हैं, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एक बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो आपका क्वांट्स हो, आपके इंग्लिश रीजनिंग हो, आपका साइंस हो, जीएस हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम एक एक करके अपने चैनल पे देते हैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है और आप यहाँ पर आसानी से पढ़ के अपने सिलेबस को कंप्लीट करके प्रैक्टिस करके अपने सिलेक्शन 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम कैलेंडर के पार्ट नंबर 4 पे कनेक्टेड हैं।
देखते हैं सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। अगर आप किसी भी फील्ड के लिए एक बार स्टार्ट करते हो और सपोज करो आपको अनफॉर्चुनेटली हार मिल गई, लेकिन आप उसको फिर से स्टार्ट कर सकते हो। आप कोशिश करोगे कि इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम तो हम डेफिनेटली करके दिखाएंगे। चाहे वो कोई आप गेम आपने खेलना स्टार्ट किया है, चाहे आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है, किसी भी फील्ड में अगर आप एक बार हार गए हो तो आप फिर से उठ के जीत सकते हो, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। आपने सुना भी होगा, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर आपने मन से हार मान लिया है तो आपको दुनिया में कितनी भी एनर्जी आ जाए, आपके पास कोई सी भी ताकत आपको अगर आपके अंदर ग्रोथ लाना चाहेगी तो पॉसिबल नहीं है। जब तक आपने अपने मन में दृढ़ निश्चय नहीं कर लिया, अपने आप को ठान नहीं लिया है कि मुझे करना है, अगर मैं हार भी गया तो कोई बात नहीं, मेरे पास वो एबिलिटी है, मेरे पास वो क्षमता है कि मैं वापस से उठ के और फिर से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ूंगा, तो उस लक्ष्य को डेफिनेटली हासिल कर पाऊंगा। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपको ये मोटिवेशन पसंद आया होगा। इसी मोटिवेशन के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने चारों कंपोनेंट को इकट्ठा करके जोड़ चुके होंगे। आपका पेन, पेपर, आपके कंसंट्रेशन और माइंड, यहाँ से प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना और नई नई चीजों को सीखते हुए चलना। पहले देखते हैं कि हमने स्टार्टिंग के 3 पार्ट में क्या क्या डिस्कस किया था। आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डिफाइन हो चुका होगा। लीप ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं, और वो 366 डेज किसकी रीजन की वजह से आते हैं, अगर आपकी अर्थ एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट 49 सेकंड का टाइम लगाती है, तो जो ये 5 आवर्स 48 मिनट 49 सेकंड का जो टाइम है, इसको हम अप्रॉक्स 6 आवर्स मान लेते हैं। और हर साल ये 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से ये 6-6 घंटे मिलके 4 सालों में 24 घंटे बनाते हैं, और 24 घंटे को एक दिन बोला जाता है। इसलिए 4 साल बाद हमारा लीप ईयर आता है, जिसमें 366 डेज होते हैं, और जो नॉर्मल ईयर होता है, साधारण वर्ष होता है, ऑर्डिनरी ईयर होता है, उसमें हमारे 366 डेज ही होते हैं। क्लियर होती है यहाँ तक की बात। इसके बाद हमने ये देखा था कि जब भी आपका ये लीप ईयर और इस कॉन्सेप्ट आता है, तो लीप ईयर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने पे या 400 से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 0 आता है। जो साल आपका कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाए या 400 से डिवाइड हो जाए, वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। ठीक, हमने ये देखा था। फिर हमने ये देखा कि 100 सालों के अंदर 24 लीप ईयर होते हैं, 200 सालों के अंदर 48 लीप ईयर होते हैं, 300 सालों के अंदर 72 लीप ईयर होते हैं, और ऐसी तरीके से 400 सालों में हमारे पास 97 लीप ईयर होते हैं। एक लीप ईयर एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि 400 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल होता है, तो एक लीप ईयर हमारा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो चौथी सेंचुरी में 400 सालों में हमारे पास टोटल 97 लीप ईयर होंगे। ठीक, उसके बाद हमने देखा था क्वेश्चंस के वेरिएशन कैसे कैसे किए जाते हैं। ऑड डे हमारे इस पूरे कैलेंडर चैप्टर का बिल्कुल बेसिक चीज होती है। अगर आपको ऑड डे नहीं समझ में आया तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर सकते हो। ऑड डे का मतलब होता है विषम दिन। विषम दिन किस तरीके के सेंस में, किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करने के बाद अगर जो भी आपका रिमाइंडर बचता है, वो हमारा ऑड डे कहलाता है। 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका शेषफल बचता है, वो हमारा ऑड डे कहलाता है। 7 के मल्टीपल के अलावा जो भी दिन बचे रह गए, वो ऑड डे हुए। यहाँ तक की बातें सभी को आई होप क्लियर हुई होंगी। इसके साथ हमने ये देखा था कि हमारे पास 3 केस बनते हैं। रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, हमारे पास 3 तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं कैलेंडर में, हमारे एग्जामिनेशन में। पहला है आपका रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है किसी पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन होगा उस चीज को। तो हमने यहाँ पर पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, रेफरेंस ऑफ कैलेंडर। रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, यहाँ पर हमारे साथ 3 केसेस बनते हैं। केस नंबर 1 क्या है, जब भी आपका डेट सेम है और बस आपकी ईयर में चेंज है,
जब भी आपका डेट सेम है और आपके ईयर में चेंज है तो हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है हम ये सीख चुके हैं। जब भी आपकी डेट और मंथ आपका डिफरेंट हो गया और सिर्फ ईयर सेम है तो हमारे पास कौन सा डे होगा, हमने ये भी सीखा था। उसके बाद स्टूडेंट हमने ये देखा था कि अगर ये रेफरेंस है, ये जो यहाँ पर ये फिक्स्ड नहीं है, रेफर लेके दिया गया है। और थर्ड केस नंबर 1 आपका ये था, केस नंबर 2 आपका ये था, और केस नंबर 3 में हमने क्या देखा था, जहां पर आपके डे भी चेंज है और आपका मंथ भी चेंज है, डे मंथ ईयर सभी चेंज है। वहां पर हमने ये देखा था कि हमें ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करने होते हैं, हमें पर्टिकुलर उस रेट को डे कैसे निकालना होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम टोटल ईयर के बीच का डिफरेंस लेते हैं। तो 2004 से 15 में 11 साल, और इसमें कितने लीप ईयर आएंगे, तो जनवरी 2004 लीप ईयर हो गया, 2008 लीप ईयर हो गया, 2012 लीप ईयर हो गया, 3 लीप ईयर हो गए, कितने हो गया 14। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0, और सैटरडे में 0 जोड़ देंगे तो फिर से हमारा इस दिन भी सैटरडे हो जाएगा। हमने ये सीखा था, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखा था, ईयर तो सेम है लेकिन हमारे पास मंथ में चेंजेस है। तो हम यहाँ पर 10 सितंबर, अब 10 मार्च से लेकर हम जाएंगे 16 सितंबर तक, और हमने यहाँ पर ये देखा कि 10 मार्च में 31 डेज, तो हम यहाँ पर शेष दिनों को लेते हैं, बचे हुए दिनों को काउंट करते हैं। 31 में से 10 चलेगा 21 दिन, और 21 दिन के हमारे पास ऑड डे कितने बचेंगे, तो 0, मार्च का 0, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3, और सितंबर की सिर्फ 16 तारीख तक, गिवन डेट तक निकालते हैं। तो 16 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जब 14, रिमाइंडर बचा हमारे पास 2। अब देखते हैं ये टोटल कितने हो गए, 5 5 10 और 5 15। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1। मंडे में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास इस दिन कौन सा दिन मिल जाएगा, ट्यूसडे इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक। फिर हमने इस केस में क्या देखा था, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होता है ईयर के ऑड डेज अलग और मंथ के ऑड डेज अलग, दोनों को ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 1997 से 2004 तक एज का डिफरेंस, ईयर का डिफरेंस देखे तो कितना डिफरेंस हो गया, 97 3 साल उधर, 4 साल इधर, 7 साल, और इसमें लीप ईयर कौन सा हो जाएगा, 2000 और 2004, 2 लीप ईयर हो गए। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऑड डे आएंगे, ईयर के हमारे पास 2 ऑड डे हो गए हैं। अब 9 जनवरी से लेके आपको 25 नवंबर तक के ऑड डे, तो जनवरी के कितने दिन बच गए, 31। 31 में से अगर 9 हमने माइनस किया तो हमारे पास टोटल कितने डेज हो चुके हैं, 22 डेज, ठीक। 22 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो 22 के ऑड डेज, जनवरी का 1, फरवरी आपका हो जाएगा 25 नवंबर तक हमें देखना है ना, तो जैन 2009 जैन से 25 नवंबर तक, तो फरवरी हमारा हो जाएगा 0 का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की 25, और 25 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4, 2 और 3 5, 5 10, 10 और ये कितना हो गया 7, 17, 17 और 3 20, 24 और ये 26, 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 5, +5 और +7 क्या हो गया, +5 +2 +7। थर्सडे 7 का मतलब हमारे पास ऑड डे आ गई 0, थर्सडे में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो इस दिन भी हमें थर्सडे ही मिलने वाला है। ये कॉन्सेप्ट था, तीनों केसेस बता दिए थे। फिर हमने देखा किसी पर्टिकुलर डेट को हमें कोई पर्सन बॉर्न है और हमें डीओबी निकालनी है। सपोज करो अगर कोई पर्सन 11 मई 1997 को बॉर्न हुआ है तो आज की डेट तक, आज की हमारी डेट क्या हो जाएगी, 20 मार्च 2025 तक वो कितने सालों का हो जाएगा। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप सभी ने देखा था 2025, सबसे पहले 2025 को लिखना है, फिर मंथ लिखना है, मार्च होता है आपका तीसरा महीना, फिर डेट लिखना है 20।
इसके बाद कब तक का कैलकुलेट करना है, अगर कोई पर्सन 1997 में बॉर्न हुआ है, 11 मंथ क्या है मई, और मई का मंथ होता है 5 और कौन सी डेट है 11 तारीख है। ठीक, अब यहीं से बस इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करने का थोड़ा सा फंडा अलग है, उसी फंडे को सीख लेंगे तो हम एज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 में से 11 गया, कितने दिन बचे, 9 दिन बचे। अब 3 में से 5 नहीं जा सकता, तो 1 साल हम इधर दे देंगे। 1 साल जब हमने इधर दे दिया तो 12 महीने, 1 साल में 12 मंथ होते हैं, ये 12 महीने हो चुके हैं। 12 और 3 कितने हो गए, 15 मंथ। अब 15 मंथ में से 5 मंथ करोगे तो वो कितने मंथ का हो जाएगा, 10 मंथ का हो जाएगा। अब हमने 1 साल इधर दे दिया तो ये टोटल कितना हो गया, 2024। 2024 में से 1997 को अगर हम माइनस करते हैं तो 14 में से 7 गया 7, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पर तो वही बच गया, तो 27 साल का वो पर्सन 27 साल 10 महीने 9 दिन का हो जाएगा। क्लियर होती है यहाँ तक की बातें। आज हम बहुत सारी नई चीजों को सीखने वाले हैं, जहां पर हमने देखना है, पहला पार्ट हमारा यहाँ पर आता है स्टूडेंट रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। आज हमें सीखना है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर भी, और किसी पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे होगा इस चीज को भी हमें आज सीखना है। तो बी फोकस्ड ऑन ऑल द एंड ऑफ द सेशन। आपको सेशन के बिल्कुल अंत तक देखना होगा, तभी आप चीजों को अच्छे तरीके से सीख पाओगे। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, आपका कैलेंडर कब कब रिपीट होता है, तो इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है। इस टेबल को आप क्रिएट कर लेना। यहां पर लिखना है ईयर, यहां पर लिखना रिमाइंडर, जो भी शेषफल बचेगा, और फिर यहां पर लिखना आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर आप लिखना कितने टाइम बाद रिपीटिशन होगा, कितने टाइम बाद वो कैलेंडर रिपीट हो रहा होता है। ठीक, अब ध्यान से सुनना, किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद, किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर आता है 0, तो वो साल रिपीट होता है 28 सालों बाद। ठीक, किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर बचता है 2 या तो 3, 2 रिमाइंडर बचता है या तो 3, तो वो साल रिपीट होता है हमारा 11 सालों बाद। ठीक, नेक्स्ट, किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर बचता है 1, तो वो साल रिपीट होता है हमारा 6 सालों बाद। क्लियर होती है चीजें। नेक्स्ट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट। देखो क्या बताया गया था, इसको हमें कैसे करना है। किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है 0, तो वो कैलेंडर रिपीट होता है 28 सालों बाद। जो दिन 1 तारीख को पड़ेगा वही 28 साल बाद उसी कैलेंडर में सेम डेट को पड़ेगा। किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है आपका 2 या 3, तो वो साल रिपीट होता है 11 सालों बाद। किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है 1, तो वो साल रिपीट होता है 6 सालों बाद। फॉर एग्जाम्पल, क्या कहना चाह रहा है, एक बार एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ 2025 का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, मतलब जो डेट, जो डेज इस कैलेंडर ईयर में पढ़ रहे हैं, वही सेम डेट को, सेम डे कितने सालों बाद आएगा हमारे सामने। तो सबसे पहले इस साल को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 5 जा 20, 0 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर कितना बचा स्टूडेंट, हमारे पास एक रिमाइंडर बचा। और आपको पता है जिस भी साल को डिवाइड करने के बाद अगर एक रिमाइंडर बचता है तो वो ईयर कितने सालों बाद रिपीट होता है, हमारा 6 सालों बाद रिपीट होता है। मतलब 2025 का कैलेंडर में 6 साल ऐड कर दोगे तो कितने साल, 2031 का कैलेंडर होगा वो आपका सेम होगा। ठीक, किसी भी साल को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है 1, तो वो साल हमारा रिपीट होता है 6 सालों बाद। अब 2025 में अगर हमने 6 ऐड किया तो 2031 में वो ईयर रिपीट होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारा ईयर है 1998, ठीक, अब 1998 का कैलेंडर कितने सालों बाद रिपीट होगा, अगर इस ईयर को
4 से डिवाइड करने के बाद 4 4 जा 16, 39, 4 9 जा 36, बचा कितना 38, और फिर से 4 9 जा 36, रिमाइंडर बचता है 2। तो आपको बताया है किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है 2 या तो 3, 2 या तो 3। तो वो साल कितने बाद रिपीट होता है? 11 सालों बाद। इसका मतलब 1998 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 11 साल इसमें ऐड करेंगे तो ये कैलेंडर हमारा रिपीट होगा कब? 2009 का कैलेंडर आप चेक कर लेना और 1998 का कैलेंडर आप चेक कर लेना, सेम ही होगा। ठीक है, क्लियर होती है। और एक लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में ही आपका रिपीट होगा। सपोज करो आपसे पूछ लिया जाए कि 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, आपसे पूछ लिया जाए आप बता दो 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब 2012 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल है, दैट्स मींस रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास? शेषफल क्या बचा? 0 शेषफल बचा है। अब जब भी 2012 का कैलेंडर कितने सालों बाद रिपीट होगा? जब भी हमारे पास शेषफल 0 बचता है तो वो कैलेंडर 28 सालों बाद रिपीट होता है। तो 2012 के बाद अगर आप इसमें 28 ऐड करते हो तो आपका कैलेंडर रिपीट होगा 2040 का कैलेंडर, और 2012 का कैलेंडर हमारा सेम आएगा। क्लियर होती है। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में अगर आपको ये टेबल ध्यान है तो आप क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे, आप आसानी से 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहां तक किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम कुछ नई चीजों का डिस्कस करते हैं जो कि आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने अभी तक ऑड डेज की बात तो की थी, अब हम सालों के बीच में, सेंचुरीज के बीच में ऑड डेज की बात करेंगे। अभी तक जो हमने ऑड डेज की बात की थी, स्टूडेंट ध्यान से फोकस करके सीखना है, इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं। अब ध्यान से सुनना है, क्या बोला जा रहा है। अभी तक जो हमने ऑड डेज कैलकुलेट किए थे, ऑड डे कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने लीप ईयर के ऑड डे देखे थे, कुछ दिनों के ऑड डे देखे थे और मंथ के ऑड डे देखे थे। लेकिन अगर किसी सेंचुरी की बात की जाए, किसी शताब्दी की बात की जाए तो उसमें कितने कितने लीप ईयर आते हैं, इस चीज को हमें डिस्कस करना पड़ेगा डिटेल में। कितने ऑड डेज होते हैं, कितने लीप ईयर होते हैं, कितने नॉर्मल ईयर होते हैं, ध्यान से सुनना है। इनका यूज आगे के क्वेश्चंस में होगा, सो बी केयरफुल हियर। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा जब 100वीं सेंचुरी आई होगी, 100 साल के अंदर आपके कितने लीप ईयर है, ये आप सभी को पता है ना। 100 साल के अंदर हमारे पास लीप ईयर की मात्रा होती है 24 लीप ईयर होते हैं। और नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर अगर 100 में से 24 लीप ईयर हैं तो कितने नॉर्मल ईयर बच जाएंगे? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 76 लीप ईयर नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। और आप सभी को पता है ना कि एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज? एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? सिर्फ एक रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए एक नॉर्मल ईयर में हमारे पास एक ऑड डे निकल के आता है और एक लीप ईयर में हमारे पास 2 ऑड डे निकल के आता है। ये चीज आपको डिटेल में पहले के पार्ट्स में मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ, तब वापस से डिफाइन नहीं करना वरना आपका ही इसमें लॉस है। इसीलिए बताया गया है आप पार्ट्स को, कैलेंडर के चैप्टर को वन बाय वन, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 को सीक्वेंस में देखना, फिर पार्ट नंबर 4 देखोगे तब जाके चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं। इन 100 सालों में ऑड डे निकालने की बात हुई है। ठीक, लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। 24 2 जा 48, 76 1 जा 76। अब ये पूरे दिन हो गए ना, 8 6 14, 7 4 11 और 1 12। 124 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 1 जा 7 बचा 54, 7 7 जा 59, रिमाइंडर बचा हमारे पास 5। और आपको पता है जो रिमाइंडर बचता है वही तो हमारा ऑड डे कहलाता है।
जो रिमाइंडर बचता है वही तो हमारा ऑड डे कहलाता है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, 100 सालों में 5 ऑड डे होते हैं। क्या ये मेथड ठीक है क्या? इतना हम टाइम लगाएंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम? ऐसे तो हम करते रह जाएंगे, पूरा पेपर का टाइम भी चला जाएगा और एक क्वेश्चन में ही हमारा सारा टाइम जाना है। आपको ये भी तो पता है कि नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डे, नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डे। नॉर्मल ईयर को, साधारण वर्ष को और लीप वर्ष को अगर हमने मिला दिया, जोड़ दिया और 7 से डिवाइड किया है तो वो हमारे ऑड डेज बन जाते हैं। यही बात है। आइए देखते हैं, इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 100 साल के अंदर 100 तो हमारे नॉर्मल ईयर हो जाएंगे और 24 हमारे लीप ईयर हो जाएंगे, तो भी तो 124 ही आ रहा है। क्लियर? अब 124 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। इसी तरीके से आगे देखते हैं, 200 सालों के अंदर, 200 साल तो हमारे नॉर्मल ईयर और आप सभी को पता है 200 साल के अंदर कितने लीप ईयर आते हैं स्टूडेंट? 200 सालों के अंदर हमारे पास टोटल 48 लीप ईयर आते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू हो जाती है 248। 248 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21 बचा 38 और 7 5 जा 35। 38 में से 35 को माइनस करते हैं तो रिमाइंडर बचता है हमारे पास 3। तो इन 200 सालों में हमारे पास कितना आता है? 5 ऑड डे। इसी तरीके से अगर 300 सालों के बीच में पूछा जाए तो 300 सालों में 300 तो हमारे नॉर्मल ईयर हो गए और इसी में अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर हमारे पास कितने हो जाएंगे? 300 सालों में हमारे पास 72 लीप ईयर होते हैं, तो टोटल हमारे पास 372 और 372 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 5 जा 35 22, 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचा 1। तो 300 सालों में हमारे पास एक ऑड डे बचता है। इसी तरीके से अगर हम 400 सालों की बात करें तो 400 सालों में 400 तो नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर के ऑड डे, और यहाँ पर लीप ईयर हो जाते हैं हमारे 97। 400वां साल भी तो आपका एक लीप ईयर है, तो 97, तो ये टोटल हो गया 497। अब 497 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, पूरा पूरा डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास? 0। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, ये मेथड तो बहुत डीप हो गया। पहले लीप ईयर देखो, फिर नॉर्मल ईयर देखो, फिर उसमें कितने ऑड डेज हुए, फिर उसको ऐड करो, फिर डिवाइड करो, फिर हमारे टोटल ऑड डे निकल के आएंगे। लेकिन ये मेथड है ना इजी, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, और ये चीज तो आप करते हुए आ रहे हो अभी तक। बस हमने क्या देखा, सेंचुरी के ऑड डेज कैसे निकालने हैं, इस चीज को सीख रहे हैं। तो यहाँ पर 100 सेंचुरी में 5 ऑड डे, 200 में 3 ऑड डे, 300 में हमारे पास 1 ऑड डे और 400 में हमारे पास 0 ऑड डे आता है। फिर से हम एक बार लिखते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया 100 साल के अंदर 5 ऑड डे हुए, ठीक। 200 साल के अंदर हमारे पास 3 ऑड डे हुए। 300 साल, पहले हम 300 ईयर का देखेंगे। 300 साल के अंदर हमारे पास 1 ऑड डे निकल के आया, और फिर 400 साल के अंदर हमारे पास 0 ऑड डे निकल के आया। अब यहां से आपको एक पॉइंट याद करना है, 400 के मल्टीपल की सेंचुरी में जो भी 400 के मल्टीपल होंगे, 400 के मल्टीपल की सेंचुरी के ऑड डेज हमेशा 0 होते हैं। 400 के मल्टीपल सेंचुरी के ऑड डे, नोट कर लेना, सेंचुरी के ऑड डेज हमेशा 0 होते हैं। ठीक, 400 के मल्टीपल के सेंचुरी, मल्टीपल सेंचुरी के 400 के मल्टीपल के सेंचुरी के ऑड डेज हमेशा 0 होते हैं। सपोज दैट 400 का मल्टीपल 1200, 1200 में कितने ऑड डेज? 0 ऑड डेज। फिर हमने देखा 2400, 400 का मल्टीपल है 2400, तो 2400 के सालों में हमारे पास 0 ऑड डे। ऐसे 7200 का पूछा जाए तो 0 ऑड डे, 9600 का पूछा जाए
तो 0 ऑड डे। 400 के मल्टीपल की जो भी सेंचुरी होगी उसमें हमेशा ऑड डे 0 होते हैं। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो ये 100 साल के अंदर 5, 200 साल के अंदर 3, 300 साल के अंदर 1 और 400 साल के अंदर 0 ऑड डे है, और आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताओ 500 साल के अंदर कितने ऑड डेज आओगे, 500 सालों के अंदर कितने ऑड डेज आएंगे, तो आप कैसे निकालेंगे इसको? इसे निकालने के लिए अब हमें इसको ब्रेक करना है नियरेस्ट 400 के मल्टीपल के पास। तो 500 का सबसे करीबी 400 का मल्टीपल कौन सा होगा? 400 ही होगा। इसी 500 को हमने तोड़ लिया 400 में और 100, और आप सभी को पता है ना 400 में कितने ऑड डेज? 0, और 100 साल में कितने ऑड डेज? ये हम निकाल चुके हैं 5। तो हमारे पास ये 500 सालों में कितने ऑड डेज निकल के आ जाएंगे? 5 ऑड डे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए बता दो 600 सालों में कितने ऑड डेज, तो 400 और प्लस 200, 400 के अंदर 0 और 200 के अंदर आपको पता है 3, तो इस 600 सालों के अंदर हमारे पास 3 ऑड डे निकल के आए। इसी तरीके से अगर पूछ लिया जाए कि बताओ 700 वाले में कितने ऑड डेज, तो आप कहोगे 400 और प्लस 300, 400 में 0 ऑड डे और 300 में कितने ऑड डेज होंगे हमारे पास? 1 ऑड डे। तो इस 700 सालों में 1 ऑड डे। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए 800 का बताओ, तो 800 में हमारे पास 400 और प्लस 400, 400 का मतलब 0, फिर से 400 का मतलब 0, इसका मतलब इस 800 सेंचुरी में 0 ऑड डे। और आपको बताया था कि 400 के मल्टीपल के ऑड डेज हमेशा 0 आएंगे। यहां से स्टूडेंट एक पॉइंट और नोट किया हमने, क्या कि जो ये 5310 है ना, ये हर 400 400 के साइकिल के बाद रिपीट होगा। देखो 400 के बाद 500, 600, 700, 800, तो फिर से 5 3 1 0, आगे जाएंगे तो 5 3 1 0। अब सपोज करो आपसे पूछ लिया जाता है बताओ 1400 की सेंचुरी में कैसे, तो 1400 के सबसे नियरेस्ट 400 का मल्टीपल कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे मैम 1200। ठीक, 1200 और 200, 1200 में हमारे पास 0 ऑड डे और 200 में तो आप सभी को पता है 3 ऑड डे होते हैं। तो इस 400 सालों में कितने ऑड डे निकल के आए? हमारे पास 3 ऑड डे निकल के आए। ब्रेक करना समझ में आया किस तरीके से तोड़ के रखते हैं? और हमेशा आपका ये साइकिल ऐसी चलती रहेगी, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, फिर 500, 600, 700, 800, 5 3 1 0। फिर जब 900 की बात आएगी तो 900 को कैसे तोड़ोगे? 800 और 100, 800 वाले में 0 और 100 वाले में हमारे पास 5 ऑड डे हो जाएंगे। तो फिर से 5, और अगर 1000 का पूछा जाए तो 3, फिर 1100 का पूछा जाए तो 1, और 1200 का पूछा जाए तो फिर से 0। ये साइकिल ऐसे 3-3 के पार्ट 4-4 सालों बाद ये सेंचुरीज ऐसे ही आती रहेगी। देखो 5310, 5310, 5310। ऐसे आपसे 1300 का पूछ लिया जाए, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000 हो गया। फिर ऐसे 2100, 2200, 2300, 2400, फिर यही साइकिल 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, वही साइकिल रिपीट हो रही है। क्लियर हुआ? तो सेंचुरी के ऑड डेज कैसे निकालने हैं, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा आसान तरीके से। मेन आपको ये वाले 4 याद रखना है, 100 साल के अंदर 5, 200 साल के अंदर 3, 300 साल के अंदर 1 और 400 साल के अंदर 0। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, सेशन पसंद आ रहा है, तो सेशन को लाइक करना है और शेयर भी करना है। और इसी के साथ साथ आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, हाउ मेनी ऑड डेज आर इन 1946 ईयर। 1946 सालों में टोटल कंप्लीट ऑड डे का कितने हो जाएंगे? स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 1946 तक हमारे पास टोटल कंप्लीट कितने ऑड डेज हो जाएंगे?
तो हमने क्या देखा, देखो अब इस 1946 के सबसे नियरेस्ट सेंचुरी कौन सी होगी, 400 के मल्टीपल का सबसे नियरेस्ट सेंचुरी कौन सी होगी 1946 का। तो हमने देखा 1946 का नियरेस्ट सेंचुरी कौन सी हो जाएगी आपकी 1600, बचा कितना 300, तो 1600 300 1900 और बचे कितने साल 46 साल। ब्रेक कर लिया। आप सभी को पता है 1600 वाले में 0 ऑड डे, 300 वाले में 1 ऑड डे। अब इसमें आपका नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, 46 सालों में 46 तो नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, 46 सालों में लीप ईयर कितने 4 8 12 16 20, 5 हो गए, 24 28 32 36 40, 10 हो गए और फिर 44 11, टोटल 11 लीप ईयर आ जाएंगे हमारे पास। ठीक, तो 46 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 57, और 57 को डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56, रिमाइंडर बचेगा 1। तो इस 46 सालों में कितने ऑड डे निकल के आए 0, वो सॉरी 1। अब इस 1946 में 1600 में 0, 300 में 1 और 46 सालों में 1, तो टोटल ऑड डेज कितने निकल के आए हमारे पास 0 ऑड डेज। और ऑड डेज की वैल्यू हमेशा 1 से 6 के बीच में ही निकलेगी। क्लियर। इसके साथ साथ आपको स्टूडेंट ये भी सीखना है, किसी भी वीक का अगर ऑड डे आता है 1 तो वो दिन हम कंसिडर करेंगे मंडे, अगर 2 आता है तो कंसिडर करेंगे हम ट्यूसडे, अगर 3 आता है तो कंसिडर करेंगे हम वेंसडे, वेंसडे प्रोनाउंस किया जाता है वेंसडे, ठीक है। 4 आता है तो उस दिन को माना जाएगा थर्सडे, 5 आता है तो उस दिन को माना जाएगा फ्राइडे, और 6 आता है तो उस दिन को माना जाएगा सैटरडे। लेकिन अगर आपका 7 आता है या 0 ऑड डे आता है, 7 ऑड डे आता है या 0 ऑड डे आता है, तो इसको हम मानते हैं संडे। क्लियर। ये चीज भी आपको इसके साथ ध्यान में रखना है। यहां तक की बात क्लियर होती है, ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब आइए देखते हैं, ये चीज समझ में आ गई। 1946 सालों में हमारे पास 0 ऑड डे आएगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, आपके सामने क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। कौन सा किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं होगा। अब देखो 100 साल के अंदर स्टूडेंट कितने ऑड डे 5, 200 साल के अंदर 3, 300 साल के अंदर 1 और 400 साल के अंदर हमारे पास 0। ये क्या चीज डिफाइन कर रहा है, अगर किसी सेंचुरी का मल्टीपल तो कुछ होगा, मल्टीपल के अलावा 5 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए हैं। जो वो 5 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और वो 5वां दिन कौन सा हो जाएगा फ्राइडे। ठीक, तीसरा दिन कौन सा हो जाएगा वेडनेसडे, चौथा दिन फर्स्ट डे कौन सा हो जाएगा हमारा मंडे, और 0 डे कौन सा हो जाएगा हमारा संडे। ये चीज हमें क्या बता रही है, ये चीज हमें ये बता रही है किसी भी सेंचुरी के आखिरी दिन अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, फ्राइडे वेडनेसडे मंडे और संडे। किसी भी सेंचुरी के एंड के दिन कौन से हो सकते हैं, कोई भी सी सेंचुरी अगर समाप्त होने की कगार पर है तो उसका एंड डे क्या हो सकता है, फ्राइडे वेडनेसडे मंडे और संडे। इन 4 दिनों के अलावा किसी भी सेंचुरी का ऑड डे और कुछ भी नहीं हो सकता है। अब आप सभी को पता है ये अगर हमारे ऑड डे हैं तो बचे कौन कौन से दिन, आपका सैटरडे बचा है, आपका ट्यूसडे बचा है, और आपका एक कौन सा दिन बचा है सैटरडे ट्यूसडे और थर्सडे। ये 3 दिन ऐसे हैं जो किसी भी सेंचुरी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी।
कौन सा सेंचुरी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? तो कौन सा नहीं हो सकता? हमारा ट्यूसडे नहीं होगा, थर्सडे नहीं होगा और सैटरडे भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। प्रश्न का आंसर देना, क्वेश्चन का आंसर देना ही सफिशिएंट नहीं है, कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझ में आने चाहिए। किसी भी सेंचुरी के लास्ट डे ये हो सकते हैं, तो बचे हुए दिन कौन से नहीं हो सकते? थर्सडे, ट्यूसडे, सैटरडे नहीं हो सकता। ठीक, आगे देखें, समझ में आ गया होगा, यहां तक की बात सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी? कौन सा फर्स्ट डे, सेंचुरी का कौन सा फर्स्ट डे होगा? सेंचुरी का फर्स्ट डे कौन सा होगा? अब देखो लास्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपने कहा कि मैम लास्ट डे हमारे ये हो सकते हैं। तो जब ये मान लो 100वीं सेंचुरी के आखिरी दिन फ्राइडे है, तो जब अगली सेंचुरी आएगी तो उसका पहला दिन कौन सा हो जाएगा? फ्राइडे का एक दिन बाद ही तो होगा, और फ्राइडे का एक दिन बाद कौन सा हो जाएगा हमारा? सैटरडे। फिर वेडनेसडे के एक दिन बाद कौन सा हो जाएगा हमारा? थर्सडे। मंडे के एक दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा? संडे। और संडे के एक दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा हमारा? सॉरी, मंडे के एक दिन बाद होगा हमारा ट्यूसडे। ठीक, मंडे के एक दिन बाद आपका हो जाएगा ट्यूसडे, और फिर संडे के बाद आपका एक दिन हो जाएगा मंडे। तो किसी भी सेंचुरी के पहले दिन कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे, मंडे, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे, मंडे, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे, मंडे। और क्या पूछा था? विच कैन बी द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी? सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे, मंडे। किस ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है। यहां तक की चीजें अगर आप सभी को क्लियर हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में भी आप मेंशन करते रहना कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर आपसे अब पूछा गया है, अब ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने बेसिक देखा था, एक एक चीजों को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के सीखा है। अब हमें कंप्लीट क्वेश्चन ये दिखेगा हमारे एग्जाम में, ठीक है? जो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन होगा, अब हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन ये दिखेगा। क्या बोला गया है? 19 सितंबर 1886 को कौन सा दिन हो जाएगा? 19 सितंबर आप इस मेथड से आगे का भी निकाल सकते हो, पीछे की भी डेट निकाल सकते हो, किसी डेट को कौन सा डे होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी भी डेट का आप डे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप सीख गए हो तो। आइए देखते हैं, स्टेप याद कर लो दिमाग में। स्टेप याद कर लिए तो ये आपके लिए कोई भी बहुत रॉकेट साइंस टाइप का नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड यूज्ड इन अ डेली लाइफ। ठीक, देखो हमें क्या करना है, 19 सितंबर 1886 तक का डे निकालना है, कौन सा दिन होगा। तो स्टूडेंट पहले हमें कंप्लीट ईयर के ऑड डे निकालने होंगे। कंप्लीट ईयर के कैसे? इस 1886 से एक साल कम कर दो तो क्या हो जाएगा? 1885। ठीक, इस 1880 स्टेप सीखते जाना, 1886 से एक साल कम कर दो तो क्या हो जाएगा? 1885। अब हम इसको 1885 में कितने ऑड डेज होंगे ये कैलकुलेट करते हैं। तो 1885 का नियरेस्ट सेंचुरी कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी को पता है इस 1885 का नियरेस्ट सेंचुरी हमारा 1600 हो जाएगा। अब 1600, ठीक, फिर 200, 1800 हो गए, और फिर हमारा 85। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला स्टेप। अब यहां तो ये आप कैलकुलेट करना भी आपने सीखा था ना 1946 में, तो 1886 हमें देखना है। 1600 में 0 ऑड डे, 200 में 3 ऑड डे, और 85 सालों में 85 तो नॉर्मल ईयर, और इसमें हमारे पास लीप ईयर कितने हो जाएंगे? तो 85 सालों में लीप ईयर की बात करें तो हमारे पास 21 लीप ईयर आ जाएंगे, क्योंकि 100 सेंचुरी के अंदर आपके पास 24, तो 96 नहीं है, 94 नहीं है, 88 नहीं है, तो टोटल हमारे पास 21 लीप ईयर, 3 लीप ईयर हट चुके हैं एंड वाले। ठीक, 21। अब 85 और 21 कितना हो गया? 6, 106। 106 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, बचा 36,
7 5 जा 35, बचा यहाँ पर एक ऑड डे। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने ये देखा कि इस पूरे 1885 तक सालों तक के टोटल ऑड डे कितने हो गए, तो 0 3 और 1, 0 3 और 1। इस 1885 तक, इस ईयर तक के कंप्लीट ईयर की हम बात करें तो 1885 तक में हमारे पास ऑड डे टोटल 4 हो जाएंगे। 3 + 1 + 0 टोटल 4 ऑड डे हो जाएंगे। 3 + 3 + 3, 0 + 3 + 1 हमारे पास 4 ऑड डे। अब हम 1885 तक का काम खत्म कर चुके हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, 19 सितंबर 1886, 85 तक कंप्लीट। अब हम 86 साल में एंट्री कर चुके हैं। जब हम 86 साल में एंट्री कर चुके हैं तो अब हमें जनवरी से लेकर 19 सितंबर तक के ऑड डे निकालने होंगे। जैन के ऑड डे बताओ, 31 दिन, 31 दिन के कितने ऑड डे, 3। फैब के ऑड डे बताओ, 1886, तो क्या आपका 86 लीप ईयर तो नहीं है, तो कितने ऑड डे, 0। मार्च 3, अप्रैल 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त। लेकिन हमें कहां तक जाना है, 19 सितंबर। अब 19 सितंबर में बचे हुए दिन, 19 दिनों के कितने ऑड डे हो जाएंगे, सिर्फ 19 दिनों के ही ऑड डे निकालने स्टूडेंट। तो 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचता है हमारे पास 5। तो इस सितंबर मंथ के हमारे पास 5 ऑड डे हुए। या तो आप साथ साथ का पेयर जोड़ के काट दो, या सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो। साथ साथ का पेयर कैसे, ये 7 हो गया 0, ये 7 हो गया 0। अब 3 3 6 और 3 9, 9 और 5 14 हो गया, ठीक है, 14 हुआ। लेकिन अगर सभी को जोड़ दिया जाए और 14 का मतलब 0, 0 का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा आपका, संडे। बाकी देख लो, 4 3 7, 7 3 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28। सबका सम कितना आया है, 28। 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 0। और किसी भी वीक का अगर 0 ऑड डे आता है तो वो कौन सा दिन माना जाता है, हमारा संडे। तो 19 सितंबर 1886 को कौन सा दिन हो जाएगा, संडे इज द करेक्ट आंसर। जब एक बार आप सीख जाएंगे ना तो ये आपको बहुत बड़ा टास्क नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में सीख रहे हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, बट इसको प्रैक्टिस में लेके आओगे, अपने डेली हैबिट में उसको अपना लोगे तो ये बिल्कुल भी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। हमने क्या किया, एक बार वापस से बताती हूँ। इस ईयर को हमने सेंचुरीज में ब्रेक किया। सेंचुरी में ही क्यों ब्रेक किया, क्योंकि हमें पता है सेंचुरी के ऑड डेज कौन कौन से होते हैं, ठीक। इसके बाद हमने इसी के सेंचुरी के ऑड डेज निकाले, फिर कंप्लीट ईयर के बाद जो बचे हुए दिन हो गए जनवरी से लेके 19 सितंबर तक के ऑड डे निकाले, ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर बचेगा, फर्स्ट एक बचता है तो मंडे, 2 बचता है तो ट्यूसडे, 3 रिमाइंडर बचता है तो हमारे पास वेंसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 0 या फिर 7 बचता है तो वो हमारा संडे हो जाता है। आई होप क्लियर। चलिए, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसी के साथ आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि 6 जुलाई 1967 को कौन सा दिन था, ठीक। 6 जुलाई 1967 को कौन सा दिन था, तो 6 जुलाई 1967 की जगह हमें क्या लेना होगा, 1966 लेना होगा, एक साल कम। अब इसको हम ब्रेक करेंगे सेंचुरी में, तो 1900 के सबसे पास वाला सेंचुरी 1600, फिर हमारे पास 300, फिर हमारे पास 66 साल। 1600 में हमारे पास 0 ऑड डे, 300 में हमारे पास 1 ऑड डे, और 66 सालों में 66 तो नॉर्मल ईयर, और इसमें लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 4 1 जा 4 और 24 26 और 4 6 जा, तो हमारे पास यहाँ पर 16 लीप ईयर आ जाएंगे, ठीक। एक बार देख लेते हैं, 4 8 12
16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 और 64, क्योंकि 66 तक तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लीप ईयर। सम कितना हो जाएगा? 6 6 12, 6 और 1 7 और 1 8। 82 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 बचा 12, फिर से 7 1 जा 7 बचा 12, में से 7 को माइनस करेंगे तो 5। अब हमारे ये कितने ऑड डे कहलाए? इस साल के हमारे पास टोटल 6 ऑड डे हो गए। ईयर के कितने ऑड डे आए? हमारे पास 6। अब हम 1966 तक कंप्लीट हो चुका है। अब जनवरी से 6 जुलाई तक जैन के कितने ऑड डे हो जाएंगे? हमारे पास 3। फेब हमारा 60 67 है तो नॉर्मल ईयर हुआ। नॉर्मल ईयर के फेब में 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अब जुलाई के कितनी डेट तक के ऑड डे लेंगे हम? सिर्फ 6। और 6 जुलाई तक के ऑड डे कितने हो जाएंगे? 6 ही होंगे। तो देखो 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25। 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचता है हमारा 4। और किसी भी वीक का चौथा दिन कौन सा हो जाता है? तो आप बोलोगे कि चौथा दिन थर्सडे हो जाएगा। कैलेंडर से वेरीफाई कर लेना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुवार, थर्सडे, बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट। अभी तो यहाँ पर हमें कोई भी कोड की जरूरत नहीं है, कोई भी कोड आपको याद नहीं करवाया। एक दूसरा भी तरीका है इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए, वो भी सीखेंगे। पहले आप ये बेसिक, ये स्टैंडर्ड मेथड है, इस मेथड को सीख गए तो आपको फॉर्मूला और कोड याद करने को, मगअप करने की नो रिक्वायरमेंट। अंडरस्टैंड? चलिए तो अब सॉल्व करते हैं। 5 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? 5 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? तो 2016 की जगह हमें 2015 तक के ऑड डे निकालने हैं। अब ये बताओ 2015 का सबसे 400 के मल्टीपल का नियरेस्ट सेंचुरी क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि मैम 2015 का नियरेस्ट सेंचुरी तो 2000 ही हुआ। 400 के मल्टीपल में देखें तो 400 का मल्टीपल 2015 का 2000 ही हुआ। और साल कितने हो जाएंगे? 15। अब हमें इसको 3 पार्ट में ब्रेक करने की जरूरत नहीं, ये तो हमारा 2 पार्ट में ही ब्रेक हो चुका है। 2000 में आपको पता है 400 के मल्टीपल में 0 ऑड डे। इस 15 सालों के अंदर 15 तो आपके नॉर्मल ईयर हो जाएंगे और लीप ईयर कितने हो जाएंगे? तो लीप ईयर हमारे पास 3 होंगे, 4 8 12। बस 15 और 3 18, 18 को हम 7 से डिवाइड करें तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचता है हमारे पास 4। तो इन 2015 सालों में कितने ईयर्स? इस ईयर के ऑड डे देखे 2015 तक, तो हमने देखा 2015 तक हमारे पास 4 ऑड डे आए हैं। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। ईयर के बाद अब जनवरी के हम 2016 में ऐड आ चुके हैं। कितने दिन बचे जनवरी के? 3 दिन। और फेब के कहां तक की डेट जानी है हमें? फेब के सिर्फ 5 तारीख तक। और 5 तारीख के ऑड डे कितने हो जाएंगे? 5। 4 और 7, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा हमारे 5। 5 ऑड डे हो गए। और 5वां दिन आपका कौन सा हो जाता है? तो 5वां दिन हमारा हो जाता है फ्राइडे। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। बताओ, है ना इजी? स्टैंडर्ड मेथड आपका हर जगह एप्लीकेबल होगा, हर जगह इसका यूज हो सकता है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। 9 जनवरी 1997, दिस इज माय डीओबी, ये मेरी डीओबी है। आप हमें बताना है कि इसका जिस दिन, आप देखो इसको ना एक गेम की तरह समझो। आपको प्रैक्टिस करनी है ना इस तरीके के क्वेश्चन में, तो आपको कहीं से क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, आपका भाई का जन्म जब हुआ था उस दिन कौन सा दिन पड़ा था? अब आपको बताना है तो आप अपने पहले भाई से पूछना कि भाई तुझे पता है कि जिस दिन तेरा जन्म हुआ था उस दिन कौन सा दिन था?
अगर भाई को नहीं पता तो आप अपने भाई को ये सिखा देना कि ऐसे ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और पता भी चल जाएगा। आपको अपना टीओबी नहीं पता कि आप जिस दिन जन्म हुआ था, आपका जिस दिन बॉर्न हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था, तो आप वो भी पता कर सकते हो। ठीक, ऐसे अपनी बहन का, अपने फ्रेंडों के साथ करना कि फ्रेंड्स का टीओबी करके तुरंत आप उसका निकाल देना कि कौन से दिन वाले दिन उसका जन्मदिन हुआ था, कौन से दिन वाले दिन उसका जन्म हुआ था, बॉर्न हुआ था। ठीक, तो ये एज अ गेम खेलना, आपकी प्रैक्टिस अपने आप ही हो जाएगी। और गूगल से वेरीफाई करते रहना, और जिसका आंसर वेरीफाई ना हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उसका आंसर कैलकुलेट करके बताऊंगी आप सभी को। ठीक है ना। चलिए, तो 9 जनवरी 1997, तो इस 1997 की जगह हम एक साल कम लेंगे, क्या लेंगे, 1996। लेकिन कैलकुलेट करते टाइम ध्यान रखना, स्टेप ऐसे ही फॉलो करना। ठीक, 1996 में ब्रेक किया तो 1600, फिर 300 और फिर 96 साल। 1600 में 0, 300 में 1 और 96 सालों में 96 तो नॉर्मल ईयर, और लीप ईयर कितने हो जाएंगे, तो हमें पता है 100 साल के अंदर 24 लीप ईयर, तो 96वां साल भी तो आपका 24 लीप ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 110। 110 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, बच्चा 40, 7 5 जा 35, बचा रिमाइंडर 5। तो इस 1996 तक कितने लीप ईयर आ चुके हैं, हमारे पास लीप ईयर आ चुके हैं टोटल ईयर के 1996 तक हमारे पास आ चुका है टोटल कितना, 6 ऑड डे। और जनवरी के कब तक हमें ऑड डे देखने हैं, जनवरी का हमें ऑड डे देखना है। एक मिनट, ये 11 नहीं होगा स्टूडेंट, ये 12 होगा, सॉरी ये 11 नहीं होगा। ये अगर हम इसका सम करते हैं तो इसका सम हमारे पास 96 और 24, 9 से 10 और ये हो गया 11 और एक 12, 120। 120 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, बचा 50, 7 7 जा 49, यहाँ पर बचा 1। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर देखना है इस 1996 तक के ऑड डे कितने हो गए, 1996 तक के हमारे पास 2 ऑड डे हुए। अब 9 जनवरी तक के ऑड डे, तो 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2, 2 + 2 कितना हो गया 4। और चौथा दिन कौन सा होता है किसी भी हफ्ते का, किसी भी हफ्ते का चौथा दिन होता है हमारा थर्सडे। तो इस दिन कौन सा दिन था, गुरुवार, थर्सडे, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, इसी के साथ एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस। अब देखो 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था, निकाले, कैलकुलेट करें, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1947 की जगह हमें लेना है 1946। आप इससे फ्यूचर का भी निकाल सकते हो, प्रेजेंट का भी निकाल सकते हो, पास्ट का भी निकाल सकते हो। 1946 ब्रेक किया तो 1600, 300 और 46। 1600 सालों में 0 ऑड डे, 300 सालों में 1 ऑड डे, 46 सालों में 46 तो नॉर्मल ईयर हो गए और 11 हमारे पास लीप ईयर हो गए। तो ये कितना हो गया, 6 और 1 7, 57। 57 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56, रिमाइंडर बचता है 1। तो यहाँ पर हमारे पास ऑड डे कितने निकल के आए, 1946 तक ईयर है, 1946 तक हमारे पास ऑड डे आया है 2। अब हम करेंगे जनवरी में 3, फेब में 1947 है 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त की 15 अगस्त तक। तो 15 अगस्त के ऑड डे कितने निकल के आएंगे, 1। ठीक, 5 5 10, 5 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19। 19 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचता है हमारे पास 5। और किसी भी वीक का 5वां दिन कौन सा होता है, शुक्रवार। तो जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन था शुक्रवार, फ्राइडे। आप गूगल से वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपको कैलकुलेट करवाया जा रहा है स्टैंडर्ड मेथड के थ्रू। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नहीं होमवर्क का नहीं, अभी ये हमने 5 क्वेश्चन किसका बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड यूज करके सीखा, ये चीज आपको सबको समझ में आया होगा। अब हम कोड फॉर्म से भी सीख लेते हैं, जिस बच्चे को भी, मेरा काम है आपको सिखाना सारे मेथड,
आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उस मेथड का यूज करके आंसर अपने एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ एक टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको कोड ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई नॉर्मल ईयर है, अगर आपके पास कोई नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर के लिए हमारे पास कोड होने चाहिए। ध्यान से बना लेना, अपने नोट्स में आप सब कुछ मेंशन करते रहना, नॉर्मल ईयर, और फिर हमें लीप ईयर के भी कैलकुलेट करने होंगे। लीप ईयर के भी हमें यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमें जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये होता है आपका दिसंबर। ठीक, दिसंबर तक। अब कोड कैसे ध्यान देना है, अगर कोई सा भी आपके पास नॉर्मल ईयर है तो आपको कोड याद होना चाहिए 033614625 और 033 की जगह 035। ठीक, नेक्स्ट लीप ईयर है तो बस ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, बाकी 361 सेम रहेगा। ऊपर वाला आप एक रो याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बस स्टार्टिंग के 2 साल लीप ईयर होने की वजह से इसके कोड अलग होंगे, बाकी सबके कोड सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कोड याद करने का तरीका सुन लो एक बार, आपको अभी क्लास में याद हो जाएगा। 033 स्टार्टिंग में, 614 और 625 25 का स्क्वायर हो गया। जो 033 आपने स्टार्टिंग में याद किया था वही एंड में आके 035 बन जाएगा। तो 033 614 625 035, 033 614 625 035 और एंड में बस लीप ईयर है तो 62, बाकी सारा ही सेम रहेगा। ठीक, इसके साथ साथ आपको ये मंथ के कोड हैं, फिर आपको याद करनी है यहाँ पर सेंचुरी के कोड। आपको यहाँ पर स्टूडेंट याद करना है सेंचुरी का कोड। सेंचुरी का कोड कैसे, अगर कोई सेंचुरी 1600 साल की है, अगर कोई सेंचुरी 1700 साल की है, 1800 साल की है या 1900 साल की है, सेंचुरी के कोड क्या हो जाएंगे, तो वो ये सेंचुरी है। कोई सा भी अगर लीप ईयर सेंचुरी है तो उसका कोड होगा 6, लीप ईयर से 1 साल ज्यादा है तो उसका कोड हो जाएगा आपका 4, लीप ईयर से 2 साल ज्यादा है तो उसका कोड हो जाएगा 2, और लीप ईयर से अगर 300 साल ज्यादा है तो उसका कोड हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब देखो कैसे, यही सेंचुरी की कोड बस यही हो जाएंगे। इसके बाद ये फिर से सेंचुरी 1900 के बाद 2000 आ जाएगा ना, तो 2000 का फिर से 6, 2000 से 1 साल ज्यादा तो 4, 2000 से 2 साल ज्यादा तो 2, और 2000 से 300 साल ज्यादा तो 0। फिर 2300 के बाद 2400 आपका लीप ईयर, फिर यहाँ पर 1 साल ज्यादा 2500, 2600, 2700, फिर ये साइकिल ऐसी ही चलती रहेगी। 2800, देखो ये सारे लीप सेंचुरी ईयर है और लीप सेंचुरी ईयर के कोड 6, 2 कम हो जाएगा। टेबल ध्यान में रहेगी तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। 2800, 2900, 3000 और ये 3100, 3000 मतलब 3000 और 3100, फिर 3200 आएगा। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बाकी 6420। फिर आपको एक याद करना है फॉर्मूला, और फॉर्मूला आप सभी को क्या याद करना है, वो ये याद करना है कि आपको डे, किसी पर्टिकुलर डे को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेट, डेट के बाद हो जाएगा हमारा मंथ, मंथ का कोड लिखना, मंथ के कोड के बाद हो जाएगा हमारा ईयर, और इस ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे ये, और फिर हमारा कोड हो जाएगा सेंचुरी का कोड, फिर हमारा हो जाएगा सेंचुरी का कोड, और इन सभी को डिवाइडेड बाय 7। टेक इट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। फॉर्मूला क्या है, डेट, डेट में मंथ का कोड, मंथ के कोड में ईयर, ईयर के कोड में उसमें कितने लीप ईयर आएंगे,
और लीप ईयर के बाद सेंचुरी का कोड और उसको 7 से डिवाइड करोगे तो भी आप डे निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी भी मंथ कौन से एक किसी पर्टिकुलर साल में कौन कौन से महीने सेम सेम होते हैं, कौन कौन से मंथ रिपीट हो रहे होते हैं, तो आप जिस भी मंथ का कोड सेम है वो हमारा सेम, अगर इस दिन आपका 1 तारीख को संडे है तो 1 मार्च को भी आपका संडे रहेगा। फरवरी और मार्च का मंथ के डेट जो है वो सेम रहेंगे, फिर ऐसे अप्रैल जुलाई के सेम रहेंगे, फिर ऐसे आपके नवंबर फरवरी मार्च का सेम रहेगा, और फिर सितंबर और दिसंबर का आपका सेम रहेगा। जिसका कोड सेम है ना उसकी आपके कैलेंडर मैच करोगे तो सेम ही। आप खोल के देख लो, फरवरी का एक फोन में फरवरी का कैलेंडर खोलो, एक फोन में मार्च का कैलेंडर खोलो लेकिन नॉर्मल ईयर का, और एक फोन में आप नवंबर का कैलेंडर खोलो, तीनों के कैलेंडर के डे में मैच करो, डे सेम रहेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं? 2 अक्टूबर 1869, तो हमारा फॉर्मूला था डेट प्लस मंथ का कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी का कोड और डिवाइडेड बाय 7, यही तो था। सॉल्व करते हैं। डेट कौन सी है आपकी? 2 अक्टूबर, ये गांधी जी की डीओबी है, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर। अब ईयर है 1869, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में आप देखो अक्टूबर का कोड क्या है, नॉर्मल ईयर में अक्टूबर का कोड क्या है हमारा? 0, तो हमारा यहां पर हो जाएगा मंथ का कोड 0। ईयर कौन सा है आपका? 69 ईयर। इस 69 ईयर में लीप ईयर कौन सा होगा? देखो साल है आपका 69, 69 सालों में लीप ईयर कितने हो जाएंगे? तो हमारे पास टोटल 12 लीप ईयर हो जाएंगे। और सेंचुरी कौन सी है? 1800 सेंचुरी है, 1800 सेंचुरी है, तो 1800 सेंचुरी का कोड क्या हो जाएगा हमारा? 2। 1800 सेंचुरी का कोड क्या हो जाएगा हमारा? 2, और डिवाइडेड बाय 7, 2 और 2 4, 4 और 12 16, 69 और 16 कितना हो गया? 5 से 85। अब 85 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, 15, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचेगा 1। और पहला दिन कौन सा होता है? तो पहला दिन हमारा हो जाएगा मंडे। कुछ तो गड़बड़ है, आओ चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ किया है हमने यहाँ पर। मंडे तो हमारे ऑप्शन में ही प्रेजेंट नहीं है ना। देखो डेट, मंथ कोड अक्टूबर का क्या हो जाएगा हमारा? 0, ईयर कितना हो गया? 69, और लीप ईयर 69 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे? 12 लीप ईयर नहीं आएंगे, वो तो 48 ही होता है ना, यहाँ पर मिस्टेक की थी। इस 12 सालों के अंदर इस 69 सालों के अंदर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 बचा 29, 4 7 जा 17 लीप ईयर आएंगे, ये मिस्टेक हो रही थी। 17 लीप ईयर और 1800 के कितना कोड हो जाएगा आपका? 2। अब इन सबको ऐड करते हैं, 2 और 2 4, 17 और 4 21, 21 और 69, 9 और 1 10, 8 और ये 90, 90 को 7 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7 बचा 20, अब 7 2 जा 14 बचा क्या? 6 रिमाइंडर बचा। और छठा दिन किसी का वीक का कौन सा होता है? तो सैटरडे, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था उस दिन कौन सा दिन था? सैटरडे, ऑप्शन नंबर बी। तो आप दोनों चीजों से आंसर निकाल सकते हो, इसको स्टैंडर्ड मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 4 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा? अब देखो 4 अप्रैल डेट क्या है? 4, मंथ, और कौन सा मंथ? लीप ईयर का मंथ। आप लीप ईयर का मंथ देखो, लीप ईयर का अप्रैल का कोड क्या है हमारे पास? 6। अप्रैल का मंथ का कोड है 6, साल कौन सा है? 0। इस 4 सालों में लीप ईयर कितना आएगा? सिर्फ एक ही लीप ईयर आएगा। और सेंचुरी कौन सी है? 2000 की लीप सेंचुरी ईयर है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 7, 6 4 10, 4 और 1 5, 15, 15 और 6 21,
21 को 7 से डिवाइड करोगे पूरा डिवाइड, 0 अगर 0 बचता है तो वो कौन सा दिन हो जाता है हमारा, संडे हो जाता है। संडे का मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। ठीक है, हमारा सी करेक्ट आंसर होता है। मतलब संडे था आपका 4 अप्रैल 2004 को। 13 जुलाई 1984 को कौन सा डे था? चलो ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए रखना, कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा कि 13 जुलाई 1984 को कौन सा होगा। हम कैलकुलेट करते हैं 20 मार्च, आज की डेट है 20 मार्च 2025, वेरीफाई कर ले 20 मार्च 2025 को कौन सा था। अब देखो डेट 20, मार्च का कोड क्या हो जाएगा 033, याद कर लेना मार्च का कोड क्या हो जाएगा 033। कौन सा साल है, 25 साल है। 25 साल में कितने लीप ईयर, तो 6 लीप ईयर हो जाएंगे। और फिर सेंचुरी कौन सी है 2000 की, तो 6 डिवाइडेड बाय 7, 20 और 25 45, 45 और 3 48, 48 और 6 54, 54 और 6 कितना हो गया 60। 60 को 7 से डिवाइड करो, 7 कितने टाइम्स में जाएगा, 7 8 जा 56, रिमाइंडर बचेगा 4। और चौथा दिन कौन सा हो जाता है, थर्सडे। तो आप बताओ आज की डे है थर्सडे, 20 मार्च की डेट पर आज हम खड़े हैं 20 मार्च 2025, और 20 मार्च 2025 को दिन भी कौन सा पड़ रहा है, तो हमारा थर्सडे ही पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हो गया वेरीफाई, पास्ट का निकाल लिया, प्रेजेंट का निकाल लिया, एक क्वेश्चन फ्यूचर का निकाल लेते हैं कि फ्यूचर 22 अप्रैल 2026 को कौन सा दिन हो जाएगा। 22 अप्रैल 2026 को कौन सा दिन हो जाएगा, 2026 अगली साल का निकाल रहे हैं, तो डे क्या है आपका, डेट है 22 अप्रैल। अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा 033614, तो अप्रैल का कोड हो जाएगा 6। कितने साल है, 26 साल है। इस 26 सालों में लीप ईयर कितने आएंगे, तो आप कहोगे 6 लीप ईयर आएंगे। और सेंचुरी 2000 की है तो 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7, 6 6 6 18, 22 और 26 को ऐड किया तो 10 और 1 6, 2 2 4 5 6 66। 66 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 7 9 जा 63, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। और तीसरा दिन कौन सा हो जाता है हमारे किसी भी वीक का, वेंसडे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होता है। फ्यूचर का भी निकाल लिया, आप कैलेंडर, आप गूगल से कैलेंडर से वेरीफाई कर लेना। तो 22 अप्रैल 2026 को कौन सा दिन निकल के आएगा, तो बुधवार निकल के आएगा, वेंसडे निकल के आएगा। ठीक है क्लास, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जाके हमारा कैलेंडर खत्म होता है। ठीक है, आपको कैलेंडर से अब कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। आप जब भी कैलेंडर पढ़ना तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 चारों पार्ट देखोगे तो पूरा कैलेंडर का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में आराम से रिवीजन के साथ एक एक करके समझाया गया है। आप प्रॉपर नोट्स बनाना, यहाँ से सीखना। कोई डाउट आता है तो आप डाउट को भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं www.muft.shiksha पर, या आप मेरे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। वहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। @reasoning with पिंकी वर्मा, वहां पर भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर क्लॉक कैलेंडर इन चैप्टर से आपका कोई डाउट आ रहा है, मेरी बताई हुई चीज आपको नहीं समझ में आई है, तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको आंसर दे दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना है, मैक्सिमम शेयर करना है, ताकि इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो की रीच मैक्सिमाइज हो पाए, सभी एस्पिरेंट तक पहुंच पाए, और यहाँ से सारे ही एस्पिरेंट सीख के अपने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले सके। आप हमारी चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की इंटेंशन से प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका एक छोटा सा कर्तव्य है, आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना है और इसकी रीच को मैक्सिमाइज करना है। बस इतनी से आपसे डिमांड है। बाकी आप सीखते रहिए, हमारे चैनल से पढ़ते रहिए। आपको किसी और चीज की जरूरत होती है तो वो भी आप कमेंट में बता देना, उस तक भी हेल्प की जाएगी। आपको सेशन कैसा लगा है, इस सभी का एक्शन, अपना रिएक्शन, जो भी चीज होती है कमेंट में बताया करो, उससे हमारे पास मोटिवेशन आता है और आपके लिए और बेहतरीन चीजें हम आपके सामने लेके आते हैं।
तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू क्लास।